हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके पार्ट 1 को अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पार्ट 2। इसमें 5-6 जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी वो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक रहेगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं आज के पहले स्कीम को। तो आज का पहला जो स्कीम है वो आपके सामने देखने को मिलेगा, वो है भारत नेट। भारत नेट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है। तो अभी देखिए कि मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग 2.1 लाख जो ग्राम पंचायत है ना, उसको नेट कनेक्टिविटी दे दी गई है। किसके तहत? भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। तो चलिए इसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। इसका फैक्ट्स क्या है भाई? सबसे पहले पर्पस। तो पर्पस को अगर हम देखें तो इसका पर्पस ये है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सारे ग्राम पंचायत को क्या करना है, डिजिटल बना देना है, उनको ब्रॉडबैंड के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है ताकि वो बिल्कुल डिजिटल हो सके और स्मार्ट हो सके। इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब हो गया कि जितनी भी फंडिंग होगी सारी की सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि दो तरीके की स्कीम्स होती है। पहली स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट और कुछ फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके फंडिंग की बात करें, फंड कहां से आएगा, तो इसके लिए अलग से फंड बनाया गया है। इसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ के से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं मैं अगर आपके सामने, तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो कि बाद में मर्ज हो गया था बीएसएनएल में 2022 के तहत। तो आपको याद रखना है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि अभी बीएसएनएल का पार्ट है। चलते हैं, बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 एमबीपीएस का बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। किसको? सारे ग्राम पंचायत को। लगभग 2.6 लाख इसका नंबर है पूरे कंट्री के अंदर में, ताकि डिजिटल इंडिया का जो विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का उसको फुलफिल किया जा सके। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया था। भारत नेट का जो कैंपेन था पूरा का पूरा उसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। भारत फेज 1, भारत नेट फेज 2 एंड भारत नेट फेज 3। चलते हैं अगले स्कीम की तरफ। तो हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। अभी देखो ये न्यूज में क्यों है सुकन्या समृद्धि योजना? न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसका जो इंटरेस्ट रेट है 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब के क्वार्टर में किया गया है? तो जनवरी से मार्च के क्वार्टर 2024 के ईयर का जनवरी और मार्च का जो क्वार्टर था उसमें इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है भाई? तो पर्पस ये है कि प्रमोट करना है किसका? गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर को प्रमोट करना इसका पर्पस था। बैकग्राउंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा, एक कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था वर्ष 2015 में। तो आप इसको भी याद रखें क्योंकि कभी कभी यूपीएससी पुराने स्कीम्स को भी पूछ लेता जो बहुत ज्यादा पुराना हुआ करता था। जैसे कि आपने देखा होगा 2023 में उसने पूछ लिया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये बहुत ही पुराना अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट का स्कीम था जो कि अभी 2023 में पूछा है। तो हो सकता है कि 2015 की भी किसी इंपॉर्टेंट स्कीम को पूछ ले यूपीएससी। अगर मैं बेनिफिशरीज की बात करूं तो एक गर्ल चाइल्ड को इसका बेनिफिशरी माना जाता है। अगर आपके घर में मैक्सिमम 2 से अगर ज्यादा गर्ल चाइल्ड है तो चिल्ड्रन है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लिमिटेशन की बात करूं तो सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए गर्ल चाइल्ड के नाम पे, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको जितना भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बन कराएगा इस अमाउंट का, जितना भी उनके अकाउंट में पैसे जमा किए जाएंगे उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इंटरेस्ट होगा मिलाकर जो भी पैसा बनेगा उस पैसे को खर्च किया जाएगा उनके एजुकेशन में और मैनेज के एक्सपेंसेस में। इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग होगा उनका। मैक्सिमम अकाउंट पर फैमिली का भी क्राइटेरिया रखा गया है इसमें।
अकाउंट पोर्टेबिलिटी है, मतलब कि आप इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा वहाँ पे आपको। मैच्योरिटी का भी स्कीम रखा गया है। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। आप बीच में भी अकाउंट को बंद कर सकते हैं या फिर पैसे निकाल सकते हैं मैच्योरिटी के पहले भी। चलिए चलते हैं अगले स्कीम के ऊपर। अगली स्कीम है जल जीवन मिशन, हर घर जल। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको जो हम देखेंगे कंटेंट, उसमें आपको समझ में आएगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जल जीवन मिशन ने एक माइलस्टोन अचीव किया। वो माइलस्टोन क्या है? किसने 13 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड में टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करा दिया है। अब हर घर जल जो मिशन था उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। अभी देखिए कि जस्ट मिनट, हाँ अब इसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो फैक्ट्स में सबसे पहले हम समझते हैं इसके पर्पस को। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है नो वन इज लेफ्ट आउट, मतलब कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। किस बारे में? टैप वाटर के कनेक्टिविटी के बारे में, टैप वाटर के सप्लाई के बारे में। तो 2024 तक इसको सप्लाई करना था, जिसने अपना माइलस्टोन अचीव लगभग कर लिया। ये किस तरह का स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात इसमें से सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार नहीं करेगी, कुछ पैसे राज्य सरकारों को भी देने होंगे। इसमें चिल्ड्रन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। कहाँ कहाँ हम पाइप वाटर सप्लाई करेंगे? स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में और आश्रम आलयज में। मॉनिटरिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत, IMIS। और JJM का जो डैशबोर्ड है, जल जीवन मिशन का जो डैशबोर्ड है, वहां पे सारी चीजें समय समय पे अपडेट होती रहेंगी। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव है टैप वाटर कनेक्शंस को और टैप वाटर को प्रोवाइड कराना। कहाँ पे? सारे रूरल हाउसहोल्ड्स में। इसी के साथ मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में, ग्राम पंचायत के ऑफिस में, बिल्डिंग में और हेल्थ केयर सेंटर्स तक भी प्रोवाइड कराना है। अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है इसमें, जो कि कमाल की बात है। पानी समितिज, आपको एक कीवर्ड याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पानी समितिज का संबंध किस स्कीम से है, तो आप बताएंगे हर घर नल से जल स्कीम से है। वाटर क्वालिटी की भी मॉनिटरिंग की जाएगी समय समय पे कि जिस तरीके का वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अगली स्कीम है। अगर इस स्कीम का जो टाइटल है मुफ्त बिजली योजना, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको फ्री में बिजली दे रही है। सरकार आपकी बिजली के दाम कम करा सकती है रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। वो कैसे होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके फैक्ट्स को। अगर फैक्ट्स को देखने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पर्पस के बारे में। इसका पर्पस क्या है कि जो सोलर रूफ टॉप कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, एम्पावर करना है रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड्स को टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। मॉडल सोलर विलेज बनाना है, हर पंचायत में एक ऐसा गांव बनाना है जो कि बहुत ही ज्यादा सोलर के रूप में एक मॉडल के तहत उसको पेश किया जा सके। इसी के साथ साथ इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा लोकल बॉडीज को, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज जो इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, ताकि उनके अंदर भी एक प्रेरणा बने, एक उनके अंदर एक मोटिवेशन आए इस काम को करने के लिए। इसका टेन्योर क्या होगा? 2024 से लेकर 2026-27 तक। चूंकि ये 2024 में स्टार्ट किया गया इसलिए ये, क्योंकि हम एग्जाम भी 2024 में दे रहे हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपको सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप पैनल लगा रहे हैं अपने छत पे, और वहीं आपको इंस्टॉलेशन के लिए लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। उसका नाम है PM विश्वकर्मा स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। PM विश्वकर्मा स्कीम, आखिर इसका पर्पस क्या है, कवरेज कैसा है, इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस क्या है? होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना है ट्रेडिशनल आर्टिसियन को और क्राफ्ट पीपल को, मतलब आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो कि ट्रेडिशनल हो, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम को करते आ रहे हैं,
उनको और भी ज़्यादा क्या करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट देना है और उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना काम को प्रदर्शित करने का मौका देना है। किस तरीके का स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारी की सारी जो फंडिंग है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। कवरेज क्या है भाई? रूरल और अर्बन, मतलब कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसको किया जाएगा, इसकी फंडिंग करी जाएगी। वहां के दोनों क्षेत्र के जो आर्टिस्ट हैं इसका लाभ उठा सकेंगे। अब देखो, जो कामगार लोगों की अगर मैं बात करूं, जो हाथ से काम करते हैं, तो हमारा ध्यान सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, लेकिन यूपीएससी आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा जहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए है। टेन्योर क्या है इसका? 2023-24 से लेकर 2027 और 28 तक, मतलब कि इसी ईयर, पिछले साल शुरू किया गया था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और अभी 2027 से 28 तक के फाइनेंशियल ईयर में इसको चलना है, इस प्रोग्राम को। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकग्नाइज करना आर्टिस्ट को और क्राफ्ट्समैन को विश्वकर्मा के तहत। जैसे कि हम मानते हैं माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भगवान विश्वकर्मा थे वो इस पूरे सृष्टि, इस पूरे यूनिवर्स के आर्किटेक्ट थे। तो ऐसे लोग जो कि हाथ से काम करने में काफी ज्यादा निपुण होते हैं, वैसे लोगों को विश्वकर्मा का रिकग्निशन देना एक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। और इसी के साथ साथ उनका स्किल का अपग्रेडेशन भी करना। अगर वो अभी मैनुअल काम कर रहे हैं तो आगे चल के उनको इस तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो मशीनों से भी अपना काम को कर सके। उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना ताकि अपना ब्रांड का प्रमोशन कर सके, मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझते हुए कुछ इनोवेशन ला सके अपने काम में। उनको इंसेंटिव देना कि अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब कि अगर क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, इस तरीके से अगर वो पेमेंट लेते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ये है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसका जो डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस के अंतर्गत इसको देखने को मिलेगा आप लोगों को। फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी कैप लगाया गया है और इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स की भी सुविधा करी गई है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, जिसमें हम लोगों ने समझा जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे और उसको और भी काफी होलिस्टिक वे में समझने की कोशिश की। हम आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।